दोस्तों आज मैं कलायत में हूं और मेरे साथ जो राजनीतिक शख्सियत है धर्मपाल शर्मा, आज बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ा चेहरा है और राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। कब से आपने शुरुआत की सर राजनीति पहले में? तो सबसे पहले आपका स्वागत, आप कलायत की पवित्र भूमि में आए। धन्यवाद सर। मेरी राजनीति तो मेरे गांव के थे कैंडिडेट कांग्रेस के, जी उस समय मैंने राजनीति में मेरा रुझान हुआ। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में जी था। कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा और कांग्रेस में मैं जिला कैथल का जिला अध्यक्ष भी रहा। और राजनीतिक मेरी इच्छा भी थी, मैं मेहनत करना चाहता था और मैंने मेहनत करी भी खूब। जिला के हर गांव में, हर गली में मेरा परिचय और प्रदेश की राजनीति में मैंने खूब हिस्सा भी लिया। राजनीतिक इच्छा वाले लोग जब अपनी राजनीति करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है, होना चाहिए जो होता नहीं, होना ये चाहिए भाई मेरे को अगर कोई मौका मिले तो मैं विकास के काम करवा सकूं। और जो आज मेन ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है विकास के साथ साथ रोजगारी का। आज हमारा युवा बेरोजगार है जी युवाओं के तरफ देखने का मेरा भी मेन उद्देश्य था। जी कांग्रेस की राजनीति के बाद मेरा जो कलायत मेरी कर्मभूमि है। कलायत से मेरी जब कलायत में रैली हुई मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मोदी जी में मेरा विश्वास था। जी जी मैं उसी पे आऊँगा सर। 2014 में आप कांग्रेस से बीजेपी पार्टी में आए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मैं जहाँ तक मेरे को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि या तो मैं इनको वापस ले आऊँगा क्योंकि वीरेंद्र सिंह भी उस टाइम कांग्रेस में थे, या फिर मैं भी बीजेपी में चला जाऊँगा। ये हेडलाइन भी बनी थी अखबारों की। वीरेंद्र सिंह का धन्यवाद। वो मेरे साथ, मैंने जब कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके लिए उनका धन्यवाद। तो आप लहर के साथ आए थे या कैसे बीजेपी में? लहर के साथ नहीं, कांग्रेस का उस समय का जो भ्रष्टाचार था ना, वो हर जुबान पे था, हर आदमी के था भी भ्रष्टाचार बहुत फैल गया और मुझे उस भ्रष्टाचार से चिढ़ भी थी। 7 जून 2003 को मैंने एक रैली की थी कैथल में जी। उसमें वो बड़े मशहूर हुए थे स्लोगन, भ्रष्टाचार मिटाना है और बेरोजगारी मिटानी है, ऐसे स्लोगन थे। उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के जी। उस रैली से मेरा नाम भी हुआ और वो हरियाणा की उस समय की सबसे बड़ी रैली थी 7 जून 2003 को जी। और रैलियों में मैं प्रबंध भी और रैलियों का मैं इंचार्ज रहा उस समय जितनी भी रैली हुई। उसके बाद हमने 14 अगस्त 2014 को रैली की जींद में, उसका भी मैं इंचार्ज था। उसमें हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बीजेपी के डॉक्टर अमित शाह जी वो आए थे और उन्होंने उस रैली को बहुत सराहा था। उस रैली के बाद उन्होंने हम लोगों को फोकस किया, भाई ये लोग तो काम करने वाले हैं। उन्होंने मेरे को भी टिकट दी और हमारे और भी कई साथियों को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं चुनाव तो नहीं जीत सका, लेकिन लोगों ने जो मेरी इज्जत दी, कलायत हल्का के लोगों ने जो मेरी को इज्जत दी, उसका परिणाम ये हुआ जो आप कह रहे हो, विकास की बात। विकास हुआ कलायत में जी। और कलायत को एक बंजर भूमि थी। जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितने भी राजनीतिक लोग थे, उस समय तक कलायत को यूज करते थे लोगों को, लोगों की ट्राली भर के भगाना, लोगों पे नारे लगवाना, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ कलायत में। जी 2019 में आपको टिकट नहीं मिली, वो क्या कारण है कि आपको टिकट नहीं मिली और एक नया चेहरा आया और टिकट ले गया? मेरे को टिकट ना मिली, इससे तो कुछ लोगों को हो सका मेरे प्रति कोई बात हो, और मुझे टिकट मिलने का ना मिलने का कोई बात नहीं। राजनीति में तो पार्टी की, क्योंकि अगर बात करें सबसे ज़्यादा कलायत के अगर विकास की बात आती है तो धर्मपाल शर्मा का नाम आता है कि आपने बहुत ज़्यादा विकास करवाए। आपने मुख्यमंत्री जी की एक रैली की थी, उसके अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज़्यादा का विकास आप यहाँ पे लेके आए थे, घोषणा हुई थी।
और वो आज दिख भी रहा है। 13 अगस्त 2016 को हमने रैली की थी। हमारे सभी साथी कलैत हल्का के लोगों में इतना चाव था उस रैली का। उस रैली का नाम था कलैत विकासोत्सव रैली, कलैत के विकास की रैली। उस रैली में जो हमारा मांग पत्र था ना, वो 50 किलो वजन था उसमें। ओके। तो मुख्यमंत्री जी बोले, भाई धर्मपाल शर्मा जी, मैं 60 हलकों में गया हूँ, मैंने ऐसा विकास का मॉडल नहीं देखा जो मांग पत्र आपने रखा। मैं बोला मुख्यमंत्री जी, बोला मांगना तो आपको आता है। मैं बोला मुख्यमंत्री जी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को तो मांगना आता है, देना आपको आना चाहिए। बोला देना मुझे आता है। जो भी हमने मांगे रखे, 1100 करोड़ रुपए की मांगे, एक एक मांग उन्होंने पूरी की। तकरीबन सारी मांगे पूरी हो चुकी है। चाहे कल्याथ में कन्या कॉलेज हो, जो बहुत जरूरी था, चाहे कल्याथ में सेक्रेटेरिएट की बात हो, चाहे कल्याथ में रेस्ट हाउस की बात है, 50 या हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल का ऐसा कायाकल्प किया, इतना बड़ा हॉस्पिटल कल्याथ में बना। पार्कों की बात है, म्यूनिसिपलिटी का ऑफिस है कल्याथ और राजौंद में, म्यूनिसिपलिटी का जो ऑफिस बना, ये भी मॉडल है। हमने इसकी ड्राइंग पे भी, इस पे 6 महीने हमने पूरी कसरत करके पूरा बजट आया। और सारी म्यूनिसिपलिटियों में किसी में भी पार्षदों की रूम नहीं है। हमने पार्षद के कार्यालय भी म्यूनिसिपलिटी के अंदर बनाए। तो एक मुख्यमंत्री का देखो आशीर्वाद था, दिया तो पैसा उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से एक बात कही थी जब कल्याथ में आए। कल्याथ में हम इकट्ठे आ रहे थे, मुख्यमंत्री बोले, भी मेरे को 12-15 एमएलओ ने टोक लिया, मिनिस्टरों ने, भाई आप धर्मपाल शर्मा को इतने पैसे क्यों देते हो। उस टाइम हम बाई चांस कपिल मुनि के मंदिर के सामने थे। मैं बोला मुख्यमंत्री जी, ये कपिल मुनि महाराज है, आप बताओ भी मेरे को इतने पैसे क्यों देते हो। बोला धर्मपाल जी, एक तो आपने पूरी राजनीति को बदनाम कर दिया, कल्याथ का विकास नहीं हुआ जी। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे, एक तो मेरे मन में ये बात थी, दूसरी मन में मेरे ये बात थी, भाई मनोहर लाल तो कुछ सोच सके। धर्मपाल शर्मा इतना ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार आदमी है, धर्मपाल शर्मा बेईमानना नहीं करेगा। और जो उस दिन मीटिंग थी, ये शब्द मीटिंग में भी मुख्यमंत्री जी ने बोले, खुद बोले, तो मेरे पे ये प्रभाव भी था। और मेरे साथियों को मैं ये चाहता था, मेरे साथी भी कोई उंगली ना उठाए। हम 1125 करोड़ रुपए लेके आए जी। मेरे किसी साथी को कोई ये कहते भाई 11 रुपए 25 पैसे खाए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, जैसे आरोप लगते रहते हैं। हाँ। तो परसेंटेज भी ये कहते हैं कि बंदा होता है, तो आपका कितना परसेंट था? क्योंकि ईमानदारी से बताइए, आप ना एक सच्चाई आप बोलते हो, तो आपका इसमें कितने परसेंट था? मैंने ये बात कही आपको, अगर कोई 11 रुपए 25 पैसे भी कह दे 1125 करोड़ में, तो भी मैं राजनीति से नहीं, मैं अपने जीवन से भी संन्यास ले लूंगा। सिर्फ 11 रुपए 25 पैसे कहते धर्मपाल शर्मा ने यहाँ खाए हैं जी। ये मेरे पे प्रभाव था। मैं गरीब परिवार से आया हूँ, कोयलगाम से, किचड़ में से निकल के आया हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और मेरे को खेती किसानी का भी सारा पता है, किसान के दर्द का भी पता है। और मैं हर उससे निकल के आया। मेरे मन में एक बात थी, भाई मैं भला कर सकूं लोगों का। मैं बेशक हार गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरी जो सुनी, शायद किसी हलके में ऐसा विकास हुआ हो, कलैथ पिछड़ा हलका था तो कलैथ का विकास हो गया। उसमें मेरे साथियों का 66 गांवों के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी ने भी मेरा विरोध नहीं किया विकास का, हर आदमी ने साथ दिया। मुख्यमंत्री की जो 13 अगस्त 2016 को यह रैली हुई, वो हरियाणा की सबसे बड़ी रैली थी। और बाई चांस मैं एक बात बड़े फक्र से कहता हूँ आपको, जितनी भी हरियाणा में रैली हुई है अब से पहले, 2 साल से पहले, अब तो नहीं मैं किसी रैली में, 2 साल से पहले, उनमें धर्मपाल शर्मा का योगदान जरूर था। लोगों को लाने में भी लोग विश्वास करते हैं, और लोगों के विश्वास से ही मैं सोचता भी हूँ भाई हम कलैथ हल्के का भला कर सके जी। कलैथ हल्का में आज मेन बात ही है, ये है भाई रोजगार की। हमने एक स्कीम बनाई थी, मास्टर प्लान तैयार किया था, भाई कलैथ का विकास कैसे होगा। उसके लिए हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से बात करके, एक साउथ कोरिया की कंपनी थी जिससे हमने बात की, भाई आप कोई बड़ी इंडस्ट्री लाओ यहाँ पे कलैथ में। एक बड़ा उद्योग घराना था वो, और कलैथ का विकास होगा। हमने एक शर्त रखी, सिर्फ हमारी कोई शर्त नहीं थी, बस जो एम्प्लॉयमेंट है वो कलैथ हल्का के लोगों को दी जाएगी।
5,000 करोड़ की कंपनी थी वो, जिसने यहाँ लगाने थे। 5,000 करोड़ में 2,000 2,500 बच्चे लगने थे, तो कलैथ हल्का के बच्चे लग जाते। आने क्या कारण रहे वो आई नहीं आज तक? वो जब जाट आरक्षण था, ओके। उस आरक्षण के समय वो देखने आ गए जमीन को। उससे मैं हाल अच्छा नहीं था कलैथ का, वो तो चांस था भगवान की, कपिल मुनि ने नहीं चाहा होगा। तो ये योजना हमारी आज भी है। 13 अगस्त 2016 को हमने कलैथ को डी कैटेगराइज किया था, औद्योगिक पिछड़ा। ओके। उसमें 1/3 तो सब्सिडी है। मान लो एक आदमी उद्योग लगाता है 3 करोड़ का, 1 करोड़ को तो उसका सब्सिडी का लाभ होगा। ओके। और कलैथ हल्का में इतने स्कोप है रोजगार के, जो हर हल्का में नहीं हो सकते। हर तरह का रॉ मटेरियल यहाँ पर मिलता है। हमारे बच्चे काम करना चाहते हैं, उन हाथों को काम तो हो, कोई काम ही नहीं देना चाहता। आज तो चाहे जातिवाद पे, चाहे करप्शन पे, मुझे रोना आता है जब मैं कैथल की कलैथ की बातें सुनता हूँ। बोला बाबूजी इसमें ये पैसे मांगे, इसमें यह मांगे। मैंने कह रहा जब लोगों ने सिर आंखों में बिठा के आपको विधायक बना दिया, मनोहर लाल जी ने मंत्री बना दिया, कोई शर्म तो कर लो। क्या करोगे इन पैसे का? ये फालतू पैसे कभी ना कभी दुख देते हैं। और जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ है। आप एक रिचार्ज घोटाले के ले रहे हो, पता नहीं कितने घोटाले हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, कोई कर तो रहा नहीं इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ उस पे रेत डाला जा रहा। अगर उसकी असली में इन्वेस्टिगेशन करो, आप 15 करोड़ मानते होंगे, वो 100 करोड़ रुपए ही हैं। और बिना पॉलिटिकल मदद के ये बात छुप ही नहीं सकती, ये पॉलिटिकल मदद से। लेकिन एक बात कहता हूं मैं, मेरा कलैथ हल्का के विकास पे और मेरा ध्यान है इन बातों पे। आने वाले समय में इन लोगों ने जिसने भी ये घोटाला किया है, इनकी दुर्गति होगी। ये नहीं, लोग नहीं बख्शेंगे। जी जी। मैं कुछ नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन लोग बख्शेंगे नहीं इन लोगों को। जी बिल्कुल। आप जब कांग्रेस छोड़ के आए थे तो आपने कहा कि वहां पे यही था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, करप्शन ज्यादा था मेरे मन में। लेकिन हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है सर। आपके कलायत में ही खुद रामपाल माजरा जी ने आरोप लगाया पीछे कि रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ है, तो उस पे आप लोग क्यों नहीं बोलते? और अब की बात करूं HSC की, कितने बड़े पेपर लीक हुए सर, क्यों नहीं बोलते सर? क्यों चुप हो आप? ये कोई अच्छी बातें थोड़ी है किसी भी सरकार के लिए। अगर पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी है ना। ये घोटाले होते हैं। एक कितना बड़ा अफसर था वो नागर, उसके ऑफिस से पैसे पकड़े गए, तो सरकार के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। कहीं ना कहीं तो सरकार भी कमजोर है इस मामले में। मैं वैसे मेरी पार्टी की सरकार है, मैं नहीं कोई बात कहने से चुकता कभी भी। अगर कोई अच्छी है तो उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं मुख्यमंत्री का प्रशंसक हूं पूरा। लेकिन जब ये घोटाले होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी राज है, जो भी बात है, इनको उजागर करो, इनको निकालो। और मैं तो कहूँ पत्रकारिता के भी धर्म है। आप लोग भी कोई ऐसी बात नहीं उठाते हो, 2 दिन उठा के फिर चुप हो जाते सर। हम क्या करें, कोई नेता बोलने वाला नहीं है। अब हम अपनी ओर से तो कितने दिन उठाएंगे सर? नेता बोलते ही नहीं, नेताओं को बुलाया जाता है। जैसे आप मेरे को बुला रहे हो आज, बुलाओ नेताओं को, यूं उस बात के पीछे लगो। यूं तो 1 मिनट में छोड़ देते हो, तुम भी डरते हो। हमारे पत्रकारों का भी बोलो इसका मैंने केस दर्ज कर दिया, इस पे ये FIR दर्ज कर दी। ये विद्वेष की राजनीति थोड़े चलेगी। FIR दर्ज करने से क्या पत्रकार रुक जाएंगे? पत्रकारिता का तो बहुत बड़ा धर्म है, वो पत्रकार निभाते रहे तो अच्छा है सर। मैं आपके पास आ गया, आप बोलने लग गए, लेकिन आप 2 साल से चुप क्यों थे? मेरे को भी चुप कर रखा था। किसने? किसी ने तो किया होगा। फिर भी नाम बता दो। अब तो बैठे हैं कैमरे में के सामने बैठे हैं। ये चुनाव में सारे नाम आ जाएंगे जी, जल्दबाजी ना कराओ। मैं किसने चुप कराया, किसने कराया, वो नाम भी आ जाएंगे, समझे जी। तो आपके सामने अगर बात करें कलायत की राजनीति में, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब मौजूदा मंत्री है, तो लगता है कि कुछ आपके बाद कुछ विकास हुआ है, जो आप योजनाएं लेके आए थे। लेकिन लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि एक भी पत्थर नहीं लगा अब तक। दावा नहीं कर रहे लोग, जो मेरे पत्थर थे वो उखड़ा दिए शेरा ने। मेरे पत्थर लागा, अपने पत्थर चेपल लग रहे हैं तो चेप लो। मेरे को इस बात से कोई इतराज नहीं। मैं तो विधायक था ही नहीं। विधायक तो जयप्रकाश था। जयप्रकाश फिर झूठा है, वो ना कुछ करा सके, हल्के का विकास है।
वो तो मेरे पैसे नहीं कहते थे, बोले ये पैसे दादा ने लिया मैं ले आया हूँ। अच्छा, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को इन पत्थर उठाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो चाहता हूँ विकास करें। आज तो सौभाग्य है कलैत का, वह MLA बन गई, MLA बढ़ के मंत्री भी बना दी। कलैत का विकास तो कर दो, सिर्फ यही इन्हीं बातों में रह जाओगे। कितनी कितनी बात उठती, किसी बच्चे से बात कर लो, बोले ये कमीशन खा गए, इस बात में ये कमीशन है, आप ये सफाई घोटाला हो गया, कभी रिचार्ज बोर्ड घोटाला। कैथल के अंदर सबसे बड़ा सफाई घोटाला हुआ है सर। मेरे पे पता नहीं कितने घोटालों की बात आती है, मेरे पास लोग आते हैं, लेकिन जो आपने कहा मैं चुप था, मैं चुप था, मैं समय के हिसाब से चुप हूँ। भाई लोग देख ले, जो मेरे साथी है ना, वो साथी भी अगर वो कोई काम करवा सके करवा लो भाई, मंत्री है काम करवाओ आप लोग, लेकिन किसी का हो तो कुछ नहीं रहा। अच्छा सर, मैं कल एक इंटरव्यू कर रहा था, जो पीछे नगर परिषद की नगर पालिका की कुर्सी चली गई थी चेयरमैन की, तो प्रतिनिधि थे, उनके पति थे, तो वो आरोप लगा रहे थे कि बिल्कुल ही करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और कलायत के अंदर नगर पालिका में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो आपको कितना लगता है सर? आप मनदीप जी एक बात को समझो, बिना राजनीतिक लोगों के करप्शन नहीं हो सकती। जब करप्शन होगी तो उसमें पॉलिटिकल हाथ होगा, उस पे आशीर्वाद होगा, भाई करप्शन कर तो इतने खा ले, इतने मारे को दे दे, तो करप्शन जब होती है। तो फिर आप मुख्यमंत्री जी से मिलते क्यों नहीं, बताने क्यों नहीं कि ये हो रहा है मेरा शहर में? आपने इतने घोटाले उठा लिए, ये उठा लिए, उससे क्या हो गया? भाई मुख्यमंत्री मेरे कहने से करेगा? ये तो मुख्यमंत्री के नोटिस में, मुख्यमंत्री पे एजेंसी है। SIT बिठा दीजिए सफाई घोटाले में, सफाई घोटाले में SIT बिठा दी तो बात आ जाएगी ऊपर बात तो आएगी। ये तो दूध का दूध पानी का पानी होना है। ये लोग खुश हैं भाई हमने इतने पैसे कमा लिए, इतने करें, लेकिन आने वाले समय में ये सारे निकलेंगे। और कलैत तो कपिल मुनि की धरती है। आप एक हिसाब लगा लो, सांख्यिकी के निर्माता है वो। जीरो के बाद का ज्ञान कपिल मुनि महाराज ने दिया, तो जीरो के बाद का ज्ञान दिया तो ये सारे ज्ञान भी आ जाएंगे, ये सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। कलैत में हमने जो विकास का पहिया था ना, हमारे साथियों ने जो उठाया, हम कपिल मुनि महाराज से लेके मटोर में माता का मुक्तेश्वरी का मंदिर है, उसका पूरा जीर्णोद्धार कराया, और सिरदा में जहाँ बबरिक जिनका सिर टांगा गया था, सिरदा बीच की भूमि है जो महाभारत हुआ था उसकी। तो कलैत तो इतना सौभाग्य है कलैत को, तो कलैत में तो इतनी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है। काकोद गांव है, काकोद गांव में जहाँ कुंती जी ने स्नान किया था, और सूर्यकालीन तीर्थ है वो, उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसमें बहुत बड़े हाल भी बनाए। जखोली गांव है जहाँ यक्ष युधिष्ठ का स्वाद हुआ था, उसमें इतना बड़ा भवन भी बना, और उसका जो सरोवर है उसका भी उद्धार हुआ। तो जो काम की दृष्टि से जो कलैत हल्का में स्कोप थे, काम बहुत हुए कलैत में, लेकिन अब भी बहुत है बातें हैं। कलैत हल्का की तो तस्वीर बदल सकती है। तो पॉलिटिकल आदमी सच्चे हों, उनकी नीयत पैसे खाने की नहीं, विकास करवाने की हो। तो अब तक जितने भी पॉलिटिकल आदमी आए हैं वो सारे झूठे थे सर? मैं झूठा नहीं कहता, मैं पॉलिटिकल आदमी को झूठा नहीं कहता, लेकिन झूठा होना अलग बात है। झूठा तो जयप्रकाश भी है, उसने घोटाला को नहीं कर रखा कोई। झूठे से नहीं, ईमानदार आदमी की बात करो। भाई ईमानदार कौन है, भाई ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, ये पहचान कर लो, उसी से सारा पता चल जाएगा। इससे थोड़े भाई फलाना पत्रकार हो गया, वो फलाना चेयरमैन है, उसकी FIR दर्ज करा दो, उसके साथ रंजिश फिर, तो ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो ऊपर उठ के करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बीजेपी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमारी तो ईमानदार सरकार है। तो क्या लगता है सर, आप जो सारा कुछ देख रहे हैं, और पीछे किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बाद वो वापस भी लेना पड़ा, किसान वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे बैठे, तो क्या लग रहा है सर, कहीं ना कहीं सेंध लग रही है ना अब? जो हवा थी बीजेपी की वो है सर अब भी? ये सारे क्वेश्चन आप तो राइज कर रहे हो, आप खुद ही बता रहे हो भाई पीछे क्या था अब क्या है। जो ये घोटाले आप सारे नाम ले रहे हो, ये घोटाले हैं, ये वास्तव में है। और जो किसान आंदोलन की बात है, मैं किसी बात पे अपनी बात को रखने में कभी नहीं चाहता। जो किसान आंदोलन की बात है वापिस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। अगर उसी समय नहीं उस पर जिद करते तो कुछ नहीं होना था, होना था कुछ। किसान 1 साल बैठे रहे वहाँ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जो किसानों ने मांगा था, अगर मांग की है तो दे दो,
जब मांगिया नहीं फिर क्यों देते हो, क्यों अपने ऊपर आरोप लगाते हो। मैं तो जब भी मैंने मुख्य प्रधानमंत्री को लिखी थी ये बात ट्विटर हैंडल पे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी 2 कदम आप चलो, 2 कदम किसान चलेगा तो इस समस्या का हल हो जाएगा। तो अब दोनों 2 कदम चले, मिल गए आपस में, इस समस्या का समाधान हो गया। जो पंजाब में हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा आ गया था, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री कोई किसी पार्टी का नहीं होता, ये सारे देश का है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हुआ, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। जी बिल्कुल। तो आपके सामने जैसे अगर बात करें पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा की, और गीता बुक्कल जी यहाँ से विधायक रही, जयप्रकाश जी यहाँ से विधायक रहे, और आप बिना विधायक भी आपने विकास करवाया है, तो इनमें से क्यों नहीं विकास करवा पाए? किसने कुछ करवाया? विकलायत का ये काम इन्होंने करवाया कुछ अच्छा? ये राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति की सोचते हैं, हिसाब किताब में पक्के नहीं है। बात तो डेवलपमेंट की होती है। ये सोचते हैं अगर डेवलपमेंट होगी तो हमारे को मुश्किल हो जाएगी, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हमारी अगला जो प्लान थी, रोड मैप बनाया जो हमने, यही तो बनाया भाई, इसका विकास के साथ साथ रोजगार की बात करें। आज तो इन हाथों को काम की जरूरत है, बच्चों को। अगर हम रोजगार की बात में सफल हो जाते, और आप क्या समझते हो, यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, कोई हमारे साथियों के बिना थोड़े जीत गया कोई। ये हमारे काम किए हुए थे, ये जो हजारों करोड़ रुपए कलैथ में आए, ये उसका परिणाम है। कोई अपनी राजनीति थोड़ा जीत गया भाई, हमारी राजनीति थी, वो तो पूर्व में पता उनको कितने कितने वोट आए हैं। आप कोई छोटी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा पैसा आप लेके आए हो, 1100 से ज्यादा करोड़ आप लेके आए हो। इसी का फायदा हुआ, यहाँ से बीजेपी जीती। उसके बाद सर आपकी अनदेखी हुई, 2 साल से आप चुप थे। आपका जो कैथल में एक बढ़िया चर्चा होती थी, ऑफिस होती थी, लेकिन आज आप किस पायदान पे खड़े हैं सर? मंत्री अब आपसे मिलती है, पूछती है कुछ कि सर ठीक ठाक हो, कोई काम कुम हो? नहीं, वो मेरे को क्यों पूछेगी? मनदीप जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी टिकट काट दी, मैं कलैथ आया, तो उसी दौरान मेरे को एक राजनीतिक आदमी मेरे पास आया, भाई बाबू जी आपने चुनाव लड़ना हमारी पार्टी से। मैंने कहा भाई सोच के बताऊंगा। वो मेरे दफ्तर से बाहर निकले, उसी समय मेरे पास मुख्यमंत्री जी का फोन आया। मुख्यमंत्री जी बोले भी आपके पास फला आदमी आया था। मैंने कहा हाँ आया था, मैं मुख्यमंत्री की कदर करता हूँ। तो बोला आपने क्या कहा? मैंने कहा जी कल सोच के बताऊंगा। बोला कल सोच के बताओगे, ये कहा आपने? मैंने कहा हाँ ये कहा। तो बोला और क्या है? मैंने कहा जी आपके एहसान है मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरा गुरु हूँ, एहसान का बदला लूँगा, उसकी कीमत लूँगा। मैंने कहा बोलो जी क्या कीमत लोगे? बोला आपने चुनाव नहीं लड़ना क्लास से। मैंने कहा जन जी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद वही राजनीतिक आदमी अगले दिन आया, बोला बाबू जी आपने चुनाव लड़ना है, ये राजनीति में कुछ नहीं वादे होते। मैंने कहा जी ये बात नहीं, मैं पूरा अपनी बात का पक्का हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने उसको जवाब दे दिया। और कलैथ के लोग मेरे को इतना चाहते थे, अगर मैं इंडिपेंडेंट भी आता तो भी मैं चुनाव जीतता। बिल्कुल सर, लोगों में मेरी ये छवि थी। जी जी। और मैं हर आदमी से जुड़ा हुआ था, हर गली हर घर से। जो अब बने हैं बीजेपी की टिकट पे, वो तो किसी के पास गई ही नहीं, ना किसी के सुख में ना दुख में। ठीक आ गई, काम हमारे लोगों ने किए थे, हमारे साथियों का एक बहुत बड़ा वो था ग्रुप, सारे उसके साथ लग गए। वे बीजेपी का है, हम तो बीजेपी के ही गुण गाते थे ना, बीजेपी के लिए करते थे, तो वो जीत गई। बिल्कुल एक्सीडेंटल है ये सिर्फ, उसका जीतना। अगर कोई इस भ्रम में है ना भाई हम अपनी पर्सनैलिटी से जीतते, तो गलतफहमी का शिकार है। यही गलतफहमी इनको ले बैठेगी, वे हम अपने बलबूते भी जीतते हैं। ये लोगों ने जिताई है और बीजेपी की उससे जीती है। नहीं एक और बात है ना सर, ये भी कहा जा रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, एक तो पूर्व मंत्री जी हैं नरसिंह डांडा जी, स्वर्गीय नरसिंह डांडा जी, उनकी भी छवि अच्छी थी, तभी वो है सिस्टम। एक इसके बाद फिर गरीब, एक ये भी नारा चला कि गरीब है जी। मेरे को बीजेपी की टिकट पे नरसिंह दास डांडा के 2000 से कम वोट थे। अगर उस छवि की बात, नरसिंह डांडा बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले थे, मेरे साथी थे खास, लेकिन उसकी छवि को कोई बरकरार रहेगी कोई? बीजेपी की टिकट पे लड़ी ना। अगर ऐसी पर्सनैलिटी होती तो वो क्यों हारे, इतनी कम वोट आई। ये सारा बीजेपी का कराया है, हमारे साथियों का कराया हुआ है सारा।
एक ऐसा माहौल तैयार हो गया भाई कल्याथ में बीजेपी जीतेगी। ये हो गया। हम हर रोज जलसे जुलूस, हर गली में हर रोज हमारे प्रोग्राम होते थे। हम 10-10 प्रोग्राम हर रोज करते थे, 10-10 प्रोग्राम। और हमने 5 साल टिक के नहीं बैठे, हम दिन रात नहीं देखा हमने पार्टी के चक्कर नहीं लगाए। पार्टी की मीटिंगों में जाता था मैं, ऑफिस के चक्कर नहीं लगाए बीजेपी के, हमने लोगों के चक्कर लगाए। कपिल मुनि महाराज के चुगरदे को फिरे गए हम। अब भी मेरा वही है, अब भी मैं उनके ही चक्कर काटूंगा। और जो भविष्य की राजनीति होगी वो बड़ी अच्छी होगी। आज ठीक है, लोग मैं तो चाहूँ वे काम करेंगे लोगों के। जी बिल्कुल, आप जुबान के धनी हैं, तो आपने नेता का तो नाम नहीं लिया कि कौन आया था, अब तो बता दो क्योंकि अब तो बात हो चुकी है। नहीं, आप समझते हो, आप हर रोज इंटरव्यू करते हो, कौन आया होगा, नाम पूछने की जरूरत क्या है। तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति में जो लोग चाहेंगे, जो कल्याथ हल्का के लोग चाहेंगे, वैसी राजनीति करूंगा मैं। लेकिन आपके इंटरव्यू से आज ऐसे लग रहा है कि आप बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं। नहीं, मैं बीजेपी का अलविदा इतना जल्दी नहीं कहता। अभी तो समय के हिसाब से देखेंगे। हाँ, अगला चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा जरूर है। जी जी, अगर मौका मिला, लोगों ने अगर मेरे को मौका दिया, पार्टियों ने नहीं, अगर लोगों ने मेरे को मौका दिया तो मेरी इच्छा है भाई मैं कल्याथ का विकास और थोड़ा सा फालतू कराऊं और इन युवाओं को रोजगार दिलवा सकूं। और जो हमारे कल्याथ के सामाजिक मुद्दे हैं, कल्याथ में इतना अच्छा भाईचारा है, कोई सोच भी नहीं सकता, हर जाति का। यहाँ पे किसी जाति पे दोष नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ हर जाति के लोग थे और है, अब भी है। चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के, किसी भी, हमारे साथ सारी जातियों के लोग थे और यूं की यूं अब भी हैं। मेरे को फोन करते हैं खूब, मेरे से मिलना हो जाता है, कहते बाबूजी कब आओगे राजनीति में। मैंने कहा कब आऊंगा, मैं गया कब राजनीति से। राजनीति में तो मैं ही हूँ। बिल्कुल। तो लास्ट वाले को सर, कभी प्रोग्राम में नहीं दिख रहे 2 साल से, ठीक है, और जिला अध्यक्ष के कभी फोन आते हैं कि ठीक हो जी धर्मपाल जी? मैं इतनी छठी राजनीति नहीं, मैं किसी अध्यक्ष की बात नहीं करूंगा। मैंने तो मुख्यमंत्रियों को बड़े नजदीक से देखा है, जो भजनलाल की राजनीति मैंने की है। मैं जब किसी दूसरे साथी के साथ था, मैं उसमें नहीं गया। मैंने भूपेंद्र हुड्डा मेरा खास साथी था, मेरी पसंद था वैसे भी वो, लेकिन उसकी राजनीति नहीं की। बीजेपी की राजनीति करते हम, और बीजेपी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। और मैं इस राजनीति में 2 आदमी खूब इज्जत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी की मैं आज भी खूब इज्जत करता हूँ, वो इज्जत के काबिल है और ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है जी। तो अब तो विकास की बात है। कल्याथ हल्के का विकास पे मेरा पूरा जोर है, कल्याथ हल्के का विकास कैसे हो। नहीं तो फिर ये जो बीच में गैप आया, इसको परमात्मा सुख रखे, इस गैप को भरेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात होती रहती है मुख्यमंत्री जी के साथ भी, हाल चाल तो जानते रहते। मैं ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा मैं बात भी नहीं होती मेरी, ना अगलों का इंटरेस्ट है। अगले तो अगले के MLA हैं, गिनती चाहिए ना मुख्यमंत्री को तो गिनती का खेल है तो सारा। तो मैं भी कोई ज़्यादा वो तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता उनको। कभी जब बात होती है, अच्छे माहौल में बात होती है, और मैंने भी कभी परेशान नहीं किया। क्या कुछ मैसेज आप कलायत वासियों को देना चाहोगे? और एक और सर, लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी छाई है सर, तो इस पे सरकार का क्या कुछ जो एक्शन है? क्योंकि एक साइड तो रैलियाँ हो रही है और दूसरी साइड लॉकडाउन लगवाया जा रहा है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा में तो कोई ऐसी रैली नहीं है। नहीं, हरियाणा में जैसे कल लावे चौटाला जी भी रैली कर रहे थे, और जो इनके मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन आम जनता के लिए बहुत सारी ऐसी हैं कि बंदिशें लगाई जाती हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी सीरियस है इस बात पे, और जो विपक्षी पार्टी है ना हरियाणा में, वो भी सीरियस नेता है, ऐसी बात नहीं। हरियाणा के जो लीडरशिप है अच्छी है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जैसे अभय चौटाला की आप बात कर रहे हो, सारे ठीक है, धरातल के लोग हैं। अभय चौटाला भी देवीलाल का होता है, कोई छोटा नाम थोड़े है। मतलब अगर असली में नेता कहोगे ना तो देवीलाल थे, छोटा वो नहीं है जी। और अबे चौटाला अपनी राजनीति करे, कांग्रेस अपनी करे, बीजेपी अपनी करे रही है, बढ़िया राजनीति कर रही है। जब तक उसका मोदी जी का सिक्का चल रहा। और जो आपके पास आया था दुष्यंत चौटाला, वो
नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की, दूसरे का नाम नहीं लिया मैंने, तो आप ले रहे हो। जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज की हमारी जो बातचीत थी वो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कोई सवाल रह सकता है वो आगे कवर करेंगे अगले इंटरव्यू में, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो चुका है। तो धन्यवाद।